अब तक आपने देखा विक्रमादित्य के महल में बिना मुहर का एक काला पिटारा आया, जिसके भीतर रहस्यमयी शतरंज की बिसात और सुंदर तेलन कन्या का संदेश था। सूर्य ढलते ही राजा तेलियों के घाट पहुंचे, जहां वो कन्या बिना भय के बैठी थी, और उसने शर्त रखी कि ये खेल राज्य की नसों से जुड़ा है। हर मोहरा कटने पर एक जीवन का भार टूटता जाएगा और कटोरी में रखा तेल रंग बदलेगा। खेल के साथ शहर में आग की गंध उठने लगी और दूर चीखें भी सुनाई दी। फिर कन्या ने राजा की रानी वाला मोहरा काटा, तेल गहरा हुआ और महल की दिशा से चीख आई। खेल अब महल तक पहुंच चुका था और राजा के सामने एक ही चाल बची थी। तभी एक घुड़सवार दौड़ता आया और उसने बताया कि रानी के कक्ष के पास आग लगी है। अब आगे की कथा। वो गिरते पड़ते राजा के पास पहुंचा और उसने कहा कि महल के भीतर रानी के कक्ष के पास आग। शब्दों के बीच उसकी सांस टूट रही थी, जैसे हर अक्षर धुएं से होकर आया हो। घाट की ठंडी हवा ने भी अचानक गर्म सांस ली और नीली लौ वाला दीपक एक क्षण को कांप कर तिरछा हो गया। विक्रमादित्य की आंखें एक पल के लिए शतरंज की बिसात से हटकर अंधेरे में महल की दिशा पर टिक गईं। दूर ऊंचे बुर्ज दिखाई दे रहे थे, पर धुआं साफ नहीं दिख रहा था, और यही सबसे खतरनाक था। जो आग दिखती नहीं, वो अक्सर अंदर ही अंदर सबसे पहले दिल तक पहुंचती है। भद्रसेन ने तत्काल आदेश देने को मुंह खोला, लेकिन राजा ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। उन्होंने घुड़सवार से पूछा। घुड़सवार ने कहा कि अभी आग छोटी है, पर हवा तेज है और पहरेदार घबरा रहे हैं। सुंदर तेलन कन्या चटाई पर वैसी ही बैठी रही, जैसे महल की ओर से आई खबर भी उसके लिए किसी अगले मोहरे की चाल भर हो। उसने कहा कि अब राजा के पास दो ही रास्ते हैं, बिसात या महल। उसके स्वर में दया नहीं थी, पर क्रूरता भी नहीं। वो बस नियमों की भाषा बोल रही थी। राजा ने बिना बैठे बैठे ही बिसात को देखा। मोहरें कम थीं, पर खेल अभी सांस ले रहा था। कटोरी का तेल किनारों पर काला हो चुका था। बीच में लाल सा गाढ़ा रंग तैर रहा था, जैसे किसी घाव पर अंधेरा चढ़ रहा हो। भद्रसेन ने दबी आवाज में कहा कि अगर महाराज अभी उठे नहीं तो। विक्रमादित्य ने उसकी बात पूरी नहीं होने दी। उन्होंने कहा कि वो बोला, अगर मैं अभी उठा तो ये हार होगी, और अगर ये हार हुई तो आग सिर्फ कक्ष तक नहीं रुकेगी। कन्या ने पहली बार पल भर के लिए आंखें झुकाईं, मानो भीतर किसी पुरानी याद ने चुभन दी हो। फिर उसने कहा कि तो खेलो, मगर याद रखो, हर कदम के साथ किसी का कदम रुक सकता है। ये कहकर उसने अपनी उंगलियां कटोरी के ऊपर रख दी, जैसे वो तेल की धड़कन पड़ रही हो। विक्रमादित्य ने अपने सैनिकों को इशारा किया। दो छाया जासूस भीड़ में घुल गए और घाट के दोनों छोर पर सरक गए। 3 घुड़सवारों में से एक वापस आया था। राजा ने उसे आदेश दिया कि वो बिना रुके महल पहुंचे और सबसे पहले रानी कक्ष की दीवारों के पीछे की गलियों पर ध्यान दे। आदेश छोटा था, पर उसमें बहुत कुछ छिपा था। आग लगती है, पर आग लगाई भी जाती है। घुड़सवार ने सिर हिलाया और घोड़ा मोड़ते ही हवा में धूल उठ गई। उसी धूल में घाट की मशालें और ज्यादा पीली दिखने लगीं। भीड़ का शोर बढ़ा, पर वो शोर नारे का नहीं था, वो डर का था, जो एक दूसरे से टकरा कर फैलता है। राजा फिर बैठ गए। उन्होंने अपनी हथेली बिसात के किनारे रखी, ठंडी लकड़ी पर भीतर से गर्म। उन्होंने कहा कि वो बोला, खेल जारी है। सुंदर तेलन कन्या ने धीमे से कहा कि तुम्हारी चाल। राजा ने एक ऐसी चाल चली जो देखने में साधारण थी। एक प्यादा आगे, पर उस प्यादे के आगे बढ़ते ही पीपल के पत्ते तेज सरसराए और नदी के पानी में जैसे किसी ने उंगली डुबोकर घेरा बना दिया। कटोरी का तेल एक झटके में हल्का सा थरथराया और फिर स्थिर हो गया, जैसे किसी ने अपनी सांस रोक ली हो। कन्या ने तुरंत जवाबी चाल नहीं चली। उसने राजा के चेहरे पर टिक कर देखा। उसने कहा कि तुम्हारे भीतर सच में पिता है। ये बात फिर से चुभी, जैसे कोई उसी जगह उंगली रख रहा हो जहां दर्द छुपा हो। भद्रसेन ने भी ये सुना और उसकी आंखें राजा के चेहरे पर टिक गईं, जैसे वो पहली बार अपने राजा को इंसान की तरह पढ़ रहा हो। विक्रमादित्य ने कहा कि वो बोला, मेरे भीतर राजा भी है। उनके शब्दों में कठोरता नहीं थी, बस एक फैसला था। उन्होंने आगे कहा कि वो बोला, और राजा को अपने शहर की आग भी बुझानी है और अपने घर की भी। कन्या ने आखिर चाल चली। उसने अपने हाथी को खिसकाया, सीधा, तेज और बिल्कुल उस रास्ते पर जहां से राजा का बचा हुआ घोड़ा निकल नहीं सकता था। ये फंसाने वाली चाल थी, जैसे किसी ने गलियारे के दोनों सिरों पर दरवाजे बंद कर दिए हों।
भद्रसेन ने कहा कि ये जाल है। राजा ने देखा, हाँ जाल था, मगर जाल कभी कभी रास्ता भी दिखाता है अगर उसकी गांठें समझ में आ जाएं। उन्होंने घोड़े को बचाने की जगह अपने राजा को आगे खिसकाया, एक कदम। ये कदम शतरंज में डर का नहीं, चुनौती का संकेत होता है। जैसे ही राजा का मोहरा आगे गया, घाट की सीढ़ियों पर बैठा एक बूढ़ा तेलिया अचानक कराह उठा। भीड़ में हलचल हुई। किसी ने कहा कि बूढ़े के सीने में दर्द उठा है। उसकी बहू रोने लगी। भद्रसेन की मुट्ठी कस गई और वो लगभग उछल पड़ा, पर राजा की नजर उसे रोक गई। विक्रमादित्य ने धीमे से कहा कि वो बोला, ये क्या है? कन्या ने कहा कि ये वही है जो मैंने कहा था। हर चाल किसी के भीतर कुछ बदल देती है। फिर उसने जोड़ दिया, अगर तुम खेल छोड़ोगे तो बदलाव बेकाबू हो जाएगा। राजा ने कटोरी की ओर देखा। तेल में अब लालपन कम था और कालेपन की परत बढ़ रही थी। ये घड़ी की सुई जैसी थी, शांत मगर निर्दयी। उन्होंने एक क्षण के लिए आंखें बंद की, जैसे भीतर किसी नक्शे पर रास्ता खींच रहे हों। फिर उन्होंने एक चाल चली। उन्होंने अपने हाथी को तिरछे नहीं, सीधा ऐसा रखा कि कन्या की रानी के सामने पर्दा खड़ा हो गया। ये चाल आक्रमण नहीं थी, ये समय खरीदने की चाल थी। भीड़ के एक कोने से किसी ने राहत की सांस ली, जैसे लोग भी समझ रहे हों कि ये खेल उनके लिए है। कन्या ने हंसने की कोशिश नहीं की, पर उसके होठों के कोने हिले। उसने कहा कि राजा सौदेबाजी करने लगे। विक्रमादित्य ने कहा कि वो बोला, राजा हर युद्ध में सौदा करता है, कम नुकसान ज्यादा बचाओ। उसने तुरंत अपनी चाल बदली। अब वो तेजी से काटने के बजाय घेरने लगी। उसके मुहरे ऐसे बढ़ रहे थे जैसे रात धीरे धीरे नगर के चारों तरफ फैलती है, धीमी पर रोकना मुश्किल। राजा समझ गए कि कन्या की जीत का तरीका मात नहीं, घुटन है। उसी क्षण दूर से दूसरा घुड़सवार आया, पहले से भी ज्यादा हांफता हुआ। वो सीधे भद्रसेन की ओर दौड़ा। उसने कहा कि बाजार की आग बढ़ गई है, अनाज गोदाम के पास लोग फंस रहे हैं और कुछ लोग तेल के मटकों को जानबूझकर उलट रहे हैं। ये खबर सुनते ही सुंदर तेलन कन्या की पलकें तेजी से झपकी, जैसे किसी ने उसकी आंखों के भीतर छिपी सच्चाई को छू लिया हो। राजा ने ये पकड़ लिया। उन्होंने धीरे से पूछा कि वो बोला, कौन उलट रहा है? घुड़सवार ने कहा उसने कहा, काले कपड़े, चेहरे ढके हुए और उनकी कलाई पर एक निशान। वो बोलते बोलते रुका, मानो शब्दों से डर रहा हो। भद्रसेन ने झुककर कहा कि निशान कैसा? घुड़सवार ने कहा उसने कहा, आंख जैसी मुहर। घाट की हवा अचानक भारी हो गई। भीड़ की सरगर्मी जैसे जमीन से चिपक गई। भद्रसेन का हाथ तलवार पर चला गया। राजा की आंखें कन्या पर टिक गई। वो कुछ नहीं बोली, पर उसका गला जैसे सूख गया हो। उसने एक पल के लिए कटोरी की ओर देखा और फिर नजर चुरा ली। विक्रमादित्य ने बहुत शांत स्वर में कहा कि वो बोला, तो आग तुम्हारे गिरोह की है। ये वाक्य आरोप नहीं था, ये निष्कर्ष था। कन्या ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसने कहा कि मेरे गिरोह की नहीं, मेरे पीछे वालों की। राजा ने कहा कि वो बोला, तुम उन्हीं में से हो और नहीं भी। ये तुम्हारा वाक्य था। कन्या ने कहा कि हां, क्योंकि वही गिरोह तुम्हें बांधता है। भद्रसेन ने गरज कर कहा कि अगर ये सच है तो वो अभी उसे बांध देगा। कन्या ने तुरंत कहा कि अगर मुझे बांधोगे तो खेल टूटेगा। खेल टूटा तो तेल काला होगा और तुम्हारे महल से कोई सच में विदा हो जाएगा। ये धमकी नहीं थी, ये चेतावनी थी, और चेतावनी में भय का स्वाद था। विक्रमादित्य ने एक पल को आंखें बंद कर लीं। भीतर कुछ गिरा, पर बाहर उनका चेहरा नहीं बदला। उन्होंने कहा कि वो बोला, तो ये शतरंज मेरे खिलाफ नहीं, मेरे भीतर के भरोसे के खिलाफ है। कन्या ने कहा कि हां, क्योंकि वही भरोसा तुम्हें बांधता है। उसी वक्त बिसात पर स्थिति खतरनाक हो चुकी थी। कन्या ने राजा को घेरना शुरू कर दिया था और राजा के पास कम चालें बची थीं। अगर वो एक गलत कदम रखते तो शह मात नहीं भी तो तेल काला हो जाता, और अगर तेल काला हुआ तो विद आताई थी। अब ये शब्द किसी कहानी की लाइन नहीं, सांसों का फंदा बन चुका था। राजा ने बहुत धीरे से कहा कि वो बोला, मुझे एक सच्चाई दो, बदले में मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। कन्या ने पूछा कि उसने कहा कि कौन सा मौका? राजा ने कहा कि वो बोला, तुम्हें जीने का मौका।
कन्या ने पहली बार पूरी तरह राजा को देखा, जैसे वो खोज रही हो कि ये दया है या चाल। उसने कहा कि मैं जीने के लिए नहीं आई, मैं चुनने के लिए आई हूं। फिर उसने एक मोहरा उठाया, अपना घोड़ा, और उसे ऐसी जगह रखा कि राजा पर तुरंत शह हो गई। भीड़ से एक आवाज निकली, डर की, आश्चर्य की। भद्रसेन आगे बढ़ा, पर राजा ने अपना हाथ उठाकर उसे रोक दिया। शह का मतलब था कि अब राजा के पास तुरंत जवाबी चाल होनी चाहिए, लेकिन जवाबी चाल हर बार किसी और के जीवन का दाम मांग रही थी। विक्रमादित्य ने महल की दिशा को फिर देखा। उन्हें वहां अपनी रानी की परछाई दिख रही थी, सच में नहीं, मन में। उन्हें बाजार में फंसे लोग दिख रहे थे, सच में नहीं, हवा के धुएं में। और उन्हें दरबार का महारथी दिख रहा था, मुस्कुराता हुआ, जैसे सब कुछ बस खेल हो। उन्होंने बहुत धीमे से कहा कि वो बोला, अगर मैं अभी मात दूं तो कौन जाएगा? कन्या ने कहा कि तुम्हारे महल का सबसे करीबी। राजा की पलकें कठोर हो गईं। उन्होंने पूछा कि वो बोला, रानी? कन्या ने जवाब नहीं दिया। वो चुप रही, और उस चुप्पी में हाँ भी था और नहीं भी, पर दोनों ही उतने ही खतरनाक। भद्रसेन ने झट से कहा कि वो अभी महल दौड़ेगा। राजा ने कहा कि वो बोला, तुम जाओ, लेकिन याद रखना, जिसे तुम बचाने जा रहे हो उसे आग नहीं, आदमी मारने आया है। भद्रसेन ने पल भर के लिए ठहरकर सिर झुकाया, फिर घोड़े पर चढ़ा और महल की ओर उड़ गया। अब घाट पर राजा और कन्या के बीच हवा और भी अकेली हो गई। भीड़ दूर हटने लगी, जैसे ये लड़ाई उनकी आंखों के लिए नहीं। सिर्फ मंदिर की घंटियां अब भी बज रही थीं और नदी की लहरें सीढ़ियों से टकराकर लगातार वही एक आवाज बना रही थीं, टप टप टप। कन्या ने कहा कि अब तुम्हारे पास कम चालें हैं। राजा ने कहा कि वो बोला, कम चालें ही असली राजा बनाती हैं। फिर उन्होंने अपनी रक्षा की चाल चली, शहर से बाहर निकलने की। ये चाल एकदम सही थी, लेकिन उसके साथ ही कटोरी का तेल एक बार फिर गहरा हुआ। दूर से किसी औरत की चीख सुनाई दी, इस बार बाजार की दिशा से, बहुत साफ। राजा ने दांत भींच लिए, उनकी उंगलियां मोहरे पर कस गईं। उन्होंने कहा कि वो बोला, महारथी को मैं अभी नहीं पकड़ सकता, पर उसकी आंख की जड़ पकड़ सकता हूं। कन्या ने पूछा कि उसने कहा कि कैसे? राजा ने कहा कि वो बोला, आग की जगह से नहीं, तेल की जगह से। ये कहते हुए उन्होंने घाट की सीढ़ियों के पास रखे तेल के मटकों की तरफ देखा, जो नाविकों और तेलियों के लिए थे। वहां कुछ आदमी भी खड़े थे, चेहरे आम, कपड़े आम, पर उनकी कलाई के पास कपड़ा जरा मोटा था, जैसे कोई निशान छुप रहा हो। राजा की नजर वहीं टिक गई। कन्या ने भी देखा, उसकी सांस रुक गई। उसने बहुत धीमे से कहा कि ये यहां भी हैं। राजा ने कहा कि वो बोला, तो ये खेल सिर्फ मुझे नहीं, तुम्हें भी पकड़ने आया है। उसके स्वर में पहली बार एक अजीब साझेदारी थी, दुश्मनी के भीतर का समझौता। उसी पल उन आदमियों में से एक ने आगे बढ़कर तेल का मटका उलटने की कोशिश की। तेल बहा, हवा में गंध फैली, और किसी ने पीछे से चिंगारी फेंकी। आग एकदम से उठी, पीली, भूखी, तेज। भीड़ चीख कर भागी। घाट पर भगदड़ मच गई। नीली लौ वाला दीपक भी अब पीला हो गया, जैसे उसके भीतर की सच्चाई जलने लगी हो। राजा उठ खड़े हुए, उनकी तलवार आधी बाहर आ गई। कन्या भी उठी, और पहली बार उसने शतरंज की बिसात को छोड़कर जमीन को देखा, जैसे उसे समझ आ गया हो कि अब असली खेल मोहरों का नहीं, कदमों का है। लेकिन बिसात अभी भी सामने थी, और कटोरी का तेल लगभग काला हो चुका था। खेल छोड़ा तो हार, खेल जारी रखा तो मौत, दोनों तरफ आग थी। विक्रमादित्य ने एक ही झटके में फैसला किया। उन्होंने कहा कि वो बोला, खेल भी चलेगा और आग भी बुझेगी। कन्या ने चौंक कर पूछा कि उसने कहा कि कैसे? राजा ने कहा कि वो बोला, मेरे हाथ दो काम करेंगे, एक हाथ राज्य का, दूसरा हाथ घर का। उन्होंने अपने एक सैनिक को आदेश दिया कि आग बुझाने के लिए नदी का पानी तुरंत लाया जाए और मटकों को दूर फेंका जाए। दूसरे सैनिक को उन्होंने इशारा किया कि कलाई वाले निशान वाले आदमी को पकड़ो, जिंदा। फिर वे खुद वापस बिसात के पास झुके, जैसे युद्ध के बीच भी कोई राजा अपनी सांसों को क्रम में रख लेता है। कन्या के हाथ कांपने लगे, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने कहा कि तुम खेल और लड़ाई एक साथ नहीं जीत पाओगे। राजा ने कहा कि वो बोला, मैं जीतने नहीं आया, मैं चुनने आया हूं। उन्होंने वो चाल चली जो सीधे कन्या के राजा पर हमला करती थी, मात की ओर। ये चाल अगर सही साबित होती तो खेल खत्म हो सकता था, लेकिन उसी चाल के साथ कटोरी का तेल अचानक एकदम काला हो गया, पूरी तरह जैसे रात ने उसे निगल लिया हो। घाट पर हवा जैसे रुक गई, आग की लपटें भी एक पल को थम गईं,
फिर भड़क उठीं। भीड़ की आवाज दूर चली गई। विक्रमादित्य की आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि खेल ने अपना दांव मांग लिया है। कन्या ने बहुत धीमे से कहा कि उसने कहा कि अब विदा तय है। राजा ने फुसफुसा कर कहा कि वो बोला, कौन? कन्या ने जवाब देने के बजाय अपना हाथ कटोरी के ऊपर रखा और तेल की सतह पर एक छवि उभरी। महल का गलियारा, रानी का कक्ष, धुएं के बीच एक परछाई और उस परछाई के सामने खड़ा एक आदमी जिसकी कलाई पर आंख का निशान था। और उसी कक्ष के भीतर धुएं में रानी नहीं, एक छोटा सा बालक दिखा जिसे कोई बाहों में उठाकर खिड़की की तरफ ले जा रहा था। राजा के गले में जैसे कुछ अटक गया। उनका चेहरा पत्थर हो गया। उनके होंठ हिले पर आवाज नहीं निकली। फिर उन्होंने बहुत मुश्किल से कहा कि वो बोला, ये मेरा। शब्द वहीं टूट गए जैसे धुआं भीतर घुस गया हो। कन्या ने आंखें बंद कर लीं और कहा कि उसने कहा कि हां, यही तुम्हारा सबसे करीबी है। क्या विक्रमादित्य की एक चाल ने सच में महल से बच्चे के अपहरण की कीमत मांग ली? क्या दरबार का महारथी ही आंख वाले गिरोह का असली चेहरा है? और क्या सुंदर तेलन कन्या अब राजा की सहयोगी बनेगी या वही अंतिम वार करेगी? उत्तर मिलेगा तीसरे अध्याय में।